नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस का खतरा आखिर कितना बड़ा है, इस खतरे से कैसे बचा जा सकता है, किस तरह से आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, ये आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1 जून तक लॉकडाउन अब लागू रहेगा। महाराष्ट्र में आने वालों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट यहां पर दिखानी होगी, उसके बगैर यहां एंट्री नहीं होगी, अनुमति नहीं है यहां पर पहुंचने की। तो महाराष्ट्र में 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा नए केस आए हैं, ये भी आपको बता दें। और 15 दिन के लिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, यानी कि 1 जून तक लॉकडाउन। और देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर मचा रही है, लेकिन इस बीच एक नया खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। ये बीमारी कोरोना से ठीक होने वालों को अपनी चपेट में ले रही है। म्यूकरमाइकोसिस नाम की ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मरीज की आंखें जा सकती हैं, ज्यादा घातक होने पर मौत भी हो जाती है। और चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात के बाद ये बीमारी देश के दूसरे हिस्सों में भी तेजी से फैल रही है। ब्लैक फंगस से आखिर कैसे बच सकते हैं, ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट का एक खास पैनल मौजूद है। लेकिन उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट अब ध्यान से देखें। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर, कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है और इस बीच एक नया खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस, जानलेवा फंगल इन्फेक्शन, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस नाम से जानते हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में अब ये बीमारी तेजी से पैर पसार रही है। ब्लैक फंगस के केस पहले महाराष्ट्र और गुजरात में सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये जानलेवा वायरस यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी तेजी से फैल रहा है। यूपी के 4 शहरों में ब्लैक फंगस के 62 मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में करीब 2000 लोगों में ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन का पता चला है। महाराष्ट्र में 8 लोगों की मौत फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस से हुई है। गुजरात में भी ब्लैक फंगस के 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के 13 केस मिले हैं, जबकि 2 की मौत हो गई। बिहार के पटना एम्स में भी एक मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण मिलने की खबर है। तेलंगाना में 60 मरीज ब्लैक फंगस के मिले हैं। बीपी और डायबिटीज़ के मरीजों को कोरोना का संक्रमण तेजी से लग रहा है, लेकिन कोरोना से ठीक होने के बाद ये लोग एक नई बीमारी का शिकार हो रहे हैं और बीमारी का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, यानी कि ब्लैक फंगल। इस वक्त हम अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में हैं। यहाँ पर ब्लैक फंगल के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये अहमदाबाद का सिविल अस्पताल है और यहाँ पर कई सारे जो मरीज़ हैं वो ब्लैक फंगल का शिकार हुए हैं। वैसे तो ये फंगल इन्फेक्शन पुराना है, लेकिन कोरोना मरीजों में इसके केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बताया जाता है कि कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले स्टेरॉइड के कारण मरीज का शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयां मरीज की इम्यूनिटी दबाने का काम भी करती हैं। ऐसे हालात में मरीज को आसानी से ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये संक्रमित व्यक्ति के दिमाग तक पहुंच जाता है, या तो मरीज की मौत हो जाती है। कुछ मामलों में मरीज की जान बचाने के लिए उसकी एक आंख हमेशा के लिए हटानी पड़ती है। जानकारों के मुताबिक उन कोविड मरीजों को म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जो डायबिटीज के पुराने रोग से पीड़ित रहे हैं, जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है। यह बीमारी जानलेवा है। इसके साथ ही ये जबड़े पर भी वार करती है। इसके कहर से आंखों की रोशनी भी चली जाती है। कोरोना के पहले ये बीमारी रेयर रही है, लेकिन कोरोना के कहर के बाद इस बीमारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी के लक्षण की बात की जाए तो आंखों के नीचे दर्द, चेहरों के एक तरफ सूजन, सिर दर्द, बुखार इसके खास लक्षण हैं। इसको सही समय पर एंटी फंगल ड्रग्स दे के कंट्रोल किया जाए तब तो ठीक है, नहीं तो कई बार ये साइनस के थ्रू जो चेहरे के भागों में, नाक में, आँख में, इस भाग में ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और वीनस साइनस के थ्रू ये ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। तो कई बार जब ब्रेन में पहुंचे हैं तो स्ट्रोक या उससे संबंधित गंभीर बीमारी हो सकती है और ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। कोरोना के पहले वेव में भी म्यूकोरमाइकोसिस के मामले सामने आए थे, लेकिन सेकेंड वेव में इसका कुछ ज्यादा असर दिखने लगा है। ब्लैक फंगस का संक्रमण जिस तेजी से पैर पसार रहा है, उसे लेकर चिंता बढ़ गई। टीम न्यूज नेशन।
तो ब्लैक फंगस से आखिर किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और हर सवाल का जवाब पहुंचाने के लिए इस वक्त खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर संजीव चौबे हमारे साथ मौजूद है, आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा प्रोफेसर विवेक गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, आप सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर डॉक्टर संजीव चौबे इसी सवाल के साथ करना चाहेंगे, क्योंकि ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस को लेकर एक खौफ पैदा हो रहा है, एक दहशत का माहौल पैदा हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि दहशत ना फैले, बल्कि समझ पाए देश की जनता की आखिर ये है क्या, क्योंकि जब तक इस बीमारी को नहीं समझा जाएगा तब तक इसके बारे में तमाम तर्क अपनी तरफ से देना गलत होगा। है क्या आखिर ब्लैक फंगस जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है? देखिए, ब्लैक फंगस को हम फफूंद बोलते हैं, मतलब जो काला काला फफूंद आपके सीलन से पड़ जाती है आपके घरों के अंदर, या देखे होंगे जहाँ भी नमी होता है उस जगह पे फफूंद, या कुछ दिन के लिए आप खाना जो है प्रोसेस्ड फूड को ऐसे ही बाहर छोड़ दे 2-3 दिन में, तो आप उसमें फफूंद जैसे वाइट कलर का आपको दिखने लगेगा। तो वो बेसिकली एक फंगस है जो पूरे एयर में है, और एक अपॉर्चुनिस्टिक वो ऐसे आपको आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आपको अटैक नहीं करेगा। वो देखता रहता है कि कौन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में सबसे ज्यादा जो आपने बताया अभी कि डायबिटिक पेशेंट जिनका शुगर जो है बहुत कंट्रोल नहीं होता है, या फिर प्रोलॉन्ग टाइम से कोई स्टेरॉइड ले रहा है किसी और बीमारी के लिए, चाहे वो रूमेटिक की प्रॉब्लम हो, रूमेटोलॉजिस्ट से प्रॉब्लम हो, जॉइंट प्रॉब्लम हो, या प्रोलॉन्ग उनका हॉस्पिटलाइजेशन आईसीयू में रहा हो, वहां भी चांसेस रहता है। और सबसे जो बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं वो ये है कि लोग प्रिस्क्रिप्शन खुद से ही स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब वो बिना डॉक्टर के परामर्श के, जबकि हम लोग बोलते हैं कि आप स्टेरॉइड को तब तक मत टच कीजिए जब तक डॉक्टर न कहे, और लोग डे 1 से ही स्टेरॉइड लेना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जब तक पेशेंट पहुंचता है तो उसके पास ऑलरेडी एक स्टेरॉइड की प्रोलॉन्ग डोज हो चुकी होती है। और वैसे भी जो है ये कोविड जो है, कोरोना जो है, ये हमारे बॉडी में पूरा आप इन्फ्लेमेशन, मतलब पूरे स्वेलिंग करता है हर जगह पे। और इन्फ्लेमेशन ब्लैक फंगस के बारे में सर आपने यहाँ पर बताया कि आखिर ब्लैक फंगस है क्या, और साथ ही साथ डॉक्टर संजीव चौबे ये भी कह रहे हैं कि अपना डॉक्टर यहाँ पर बनने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको और बीमारियों के चपेट में ला सकता है, इसलिए डॉक्टर से यहाँ पर परामर्श करना ज़रूरी है। डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपसे भी यही सवाल है, क्योंकि ब्लैक फंगस जिसका जिक्र बार बार यहाँ पर किया जा रहा है, अब लोगों को हल्की सी भी सूजन अपने चेहरे पर नजर आ रही है, हल्का सा भी जुकाम या दर्द हो रहा है सिर में, तो उनको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ब्लैक फंगस के चंगुल में फंस गए हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि डर इंसान को और ज्यादा कमजोर बनाता है, उसके इम्यून सिस्टम को जो पहले से कमजोर है उसे और ज्यादा कमजोर कर देता है। ब्लैक फंगस को लेकर आपको लगता है कोई भी कंफ्यूजन जो दूर होना बेहद जरूरी है? देखिए, ऐसा है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि जब अगर लोगों को चेहरे पे सूजन आ रही है, सिर में दर्द हो रहा है, वो सोचते मुझे ब्लैक फंगस ना हो जाए। देखिए, ब्लैक फंगस मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा। ये जो म्यूकोर माइकोसिस, इसको पहले जाइगोमाइकोसिस कहते थे, इट्स ए कॉमन और अनकॉमन फंगल इन्फेक्शन जो बहुत सालों से किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, या जिनको इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, कुछ दवाइयां देनी पड़ती है मजबूरी में, और ऐसे केसेस में देखा गया जब प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू स्टे है और बहुत अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है और काफी दिनों तक आईसीयू में रहे हैं। ये फंगल स्पोर जो है नॉर्मली सॉइल में रहता है या किसी नमी वाली स्थिति में रहता है, ये नॉर्मल फंगस होता है। बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है नॉर्मली कि अदरवाइज हम सबको म्यूकोरमाइकोसिस हो जाएगा, क्योंकि हर जगह सॉइल तो हर जगह है, मट्टी हर जगह है, लेकिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इसको रोकती है। ये कोविड वेव 1 में पाया गया था, लेकिन बहुत कम लोगों को देखा गया था। कोविड वेव 2 में ज्यादा इसलिए आया, ये महामारी में हमारे यहाँ ज्यादा बीमार हुए, अर्ली ट्रीटमेंट तो हो नहीं पाया और लेट ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड की जरूरत पड़ी। पेशेंट को कोविड से निमोनिया ज्यादा हुआ, जो सेकेंड वेव है, हाईली विरुलेंट स्ट्रेन और हाईली कंटीजियस स्ट्रेन है। जब स्टेरॉइड्स का ज्यादा यूज होगा, जो कि लाइफ सेविंग है, ऐसा नहीं है, स्टेरॉइड्स हैव बीन यूज्ड एज लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट हु आर हॉस्पिटलाइज्ड। इंट्रावीनस जब स्टेरॉइड दिया जाएगा, वो भी 10 दिन से ज्यादा
जरूरत पड़ रही है देने की। अननेसेसरी तो कोई अस्पताल देता नहीं है। जी बिल्कुल, जब जरूरत पड़ती है तो ऐसी कंडीशन में इम्यूनिटी बॉडी कम हो जाती है। बिल्कुल सर, ये समझने की जरूरत है कि आपकी बीमारी किस हिसाब से है और आपकी बीमारी के हिसाब से डॉक्टर जो आपका इलाज करेंगे उसको फॉलो करना कितना ज्यादा जरूरी है। और ब्लैक फंगस को लेकर जो दहशत या खौफ या जो सवाल है, उन्हीं सवालों के साथ हम आपके सामने हैं। डॉक्टर संजीव चौबे, अगला सवाल यही है, ब्लैक फंगस के आखिर लक्षण ऐसे क्या हैं कि मरीज ये समझ पाए कि ये वक्त है कि वो डॉक्टर से संपर्क करे, अपने डॉक्टर खुद ना बने। लेकिन उससे पहले सिम्टम्स का समझना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कई बार हम उन सिम्टम्स को भी ब्लैक फंगस का हिस्सा समझने लगते हैं या किसी बीमारी का हिस्सा समझने लगते हैं जो कि उससे ताल्लुकात नहीं रखती है। लेकिन आपको क्या लगता है, ब्लैक फंगस के लक्षण क्या कुछ हो सकते हैं, क्या कुछ होते भी हैं? देखिए, इनके जो लक्षण होते हैं, अगर आपको आंखों में दर्द है, आंखों में स्वेलिंग जिसको हम ऑर्बिटल सेलुलाइटिस बोलते हैं, बुखार आपको, हेडेक आपका बढ़ रहा है, या फिर आपको कफिंग हो रही है, या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पोस्ट में मैं कोविड होने के बाद की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद ब्लड की वॉमिटिंग हो रही है, या फिर आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा सेंसोरियम जिसको हम लोग कहते हैं कि मानसिक स्थिति जो है ठीक से नहीं सोच पाते हैं या चेंज हो जाता है मेंटल स्टेटस आपका, तो ये सारे लक्षण हैं जो सस्पेक्ट करता है कि आप शायद आपको जो है ये फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। प्रोफेसर विवेक गुप्ता, जो ब्लैक फंगस के लक्षण यहाँ पर समझ आ रहे हैं या जो डॉक्टर यहाँ पर बता भी रहे हैं, क्या कुछ आपको यहाँ पर लगता है कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हर सिम्टम को पहले अच्छे से समझा जाए, या फिर आपको लगता है कि अगर ये सिम्टम्स नज़र आते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि अब हो क्या रहा है कि छोटे छोटे लक्षण जिनको पहले हम बहुत ही हल्के में लिया करते थे, अब उन्हें गंभीरता से लेने के लिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, लेकिन कई बार ये गंभीरता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसका भी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ जाता है। देखिए, मैं सबसे पहले बहुत क्लियर बात कहना चाहूंगा, ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस, एनी फंगल इन्फेक्शन विल नॉट हैपन एट होम। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। ये हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में ही होगा जिसका स्टेरॉइड्स काफी दिनों तक चल रहा है। जब कोविड के मामले में देखें, दिस विल नॉट हैपन एट होम। तो घर में अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है, आपको खांसी आ रही है, तो उसको ब्लैक फंगस ना सोचें, अब अननेसेसरी पैनिक मत करें। ये डॉक्टर ही डायग्नोसिस बनाएगा जो कि हॉस्पिटल में आईसीयू में पेशेंट का इलाज कर रहा है। वो डायग्नोसिस भी बड़ा मुश्किल से बन पाती है, क्योंकि कई सिम्टम ऐसे, क्योंकि विजन का होता क्या है, ऑप्टिक नर्व में पीछे जम जाते हैं फंगस के पार्टिकल, तो आंख के पीछे ऑप्टिक नर्व होती है, तो उसमें विजन भी जा सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। 54% मोर्टेलिटी है। इस ब्लैक फंगस की मोर्टेलिटी 54% है, विच इज वेरी हाई। यानी किसी को ब्लैक फंगस हो गया, वो हॉस्पिटल के अंदर ही होगा। तो आप घर में बैठे हुए जो परेशान हो रहे हैं कि मुझे खांसी ज्यादा आ रही है, मुझे बुखार ज्यादा, मुझे ब्लैक फंगस हो गया, ये नहीं होने वाला है। और ये ऐसा अमूमन देखने को मिल भी रहा है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर यहाँ पर प्रोफेसर विवेक गुप्ता, क्योंकि मैं काफी सारे ऐसे लोगों से मिली, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम खबरें जन जन तक पहुंचाते हैं, हम आप सभी एक्सपर्ट से बात करते हैं, ये सवाल जरूर पूछे कि हमें तो घर में ये हो रहा है, ये हो रहा है, और उनके लिए क्योंकि वो हमारी बातों का कम यकीन और आप क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातों का ज्यादा यकीन होता है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि घर बैठे मरीजों को या घर बैठे लोगों को ब्लैक फंगस नहीं हो सकता है। सर ने यहाँ पर कंडीशंस बताई हैं कि आखिर किन किन लोगों को ब्लैक फंगस यहाँ पर हो सकता है, इसलिए बेवजह डरकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ यहां पर ना करें। यहां पर डॉक्टर संजीव चौबे, अब समझने की जरूरत यह है कि आखिर ब्लैक फंगस का खतरा सबसे ज्यादा किन लोगों को है, या फिर ऐसी कौन सी कैटेगरी है जहां पर ब्लैक फंगस जल्दी और हमलावर तरीके से अटैक करता है? देखिए, सबसे पहले तो जो इसमें पोटेंशियल जो कैंडिडेट है वो आपके उन लोगों को है जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या फिर जो लोग इम्यूनोसप्रेसेंट यानी कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं, जिनका हॉस्पिटल आईसीयू में प्रोलॉन्ग रहा है हॉस्पिटलाइजेशन, साथ में कोई उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट या उनको कैंसर की प्रॉब्लम है, या कोई वो फंगल दवाई जिसको हम लोग वेरिकोनाजोल थेरेपी पे हैं उनको, और उनको कोविड ऊपर से हो गया है, तो इट हैज हाई चांस कि उन लोगों को ये बीमारी हो सकती है। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, ये पोस्ट कोविड में इमीडिएटली नहीं होता है, ये करीब 14-15 दिन के बाद ये सिम्टम्स दिखता है। इसलिए इसके सिम्टम्स जो है आपको 14-15 डेज के बाद दिखेंगे, क्योंकि फंगल सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले वायरस आता है वेरी क्विक, उसका बैक्टीरिया आता है, उसका फिर लास्ट में फंगल आता है, और पैरासाइट तो सबसे लास्ट में आता है। तो फंगस 14-15 डेज के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ही आपको देखने को मिलेगा।
प्रोफेसर विवेक गुप्ता, क्योंकि आप सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं सर, और बेहतर तरीके से यहाँ पर हमें दिल के मरीजों से जुड़े सवाल बता सकते हैं। इस देश में अब तो ऐसी रिसर्च भी सामने आई है और हकीकत भी यही है कि युवा भी किस तरह से हार्ट पेशेंट बनते जा रहे हैं, किस तरह से वो इसका शिकार होते जा रहे हैं। बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, ऊपर से दिल की बीमारी। क्या उनके लिए भी ब्लैक फंगस का खतरा, अगर वो हॉस्पिटलाइज होते हैं इस बीमारी के दौरान, बढ़ जाता है? इन लोगों पर ज़्यादा खतरा होता है? ऐसे में इन लोगों को ज़्यादा संभलने की ज़रूरत होती है? मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं एंजियोप्लास्टी करता हूँ अपोलो हॉस्पिटल में। वैसे भी बाईपास सर्जरी के पेशेंट भी हमारे अंडर भर्ती होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को कोई भी खतरा फंगल इन्फेक्शन का 99.9% नहीं होता है। उसका कारण है हमारे जो केसेस हार्ट के पेशेंट हैं उसमें हमने स्टेंट लगा दिया, एंजियोग्राफी के लिए ब्लॉकेज निकला, स्टेंट लगा दिया, 3 दिन में छुट्टी हो जाती है। दीज आर नॉट पेशेंट हु आर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड। बाईपास सर्जरी का पेशेंट तब होता है जब कई ब्लॉकेज होते हैं और स्टेंट नहीं लग सकता है, तो उसको बाईपास सर्जरी करते हैं, जो कि 4 घंटे की सर्जरी होती है। उसको थोड़ी देर बाद एक्सट्यूबेट कर देते हैं और पेशेंट होश में आ जाता है, और 7 दिन या 6 दिन भर्ती रख के छुट्टी कर दी जाती है। उसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है एज ए प्रोफाइलेक्टिक मेजर। फंगल इन्फेक्शन तभी होगा जब यही पेशेंट, सपोज करिए बाईपास पेशेंट, एंजियोप्लास्टी में तो नहीं, बाईपास पेशेंट का लंबा खिंच गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और पेशेंट को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पहले से है किसी वजह से, फॉर एग्जांपल अ पेशेंट हु हैज रीसेंट किडनी ट्रांसप्लांट, उसको बाईपास करना पड़ा, उसको हमने इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयां देनी पड़ती। किसी भी ट्रांसप्लांट पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयां लाइफ लॉन्ग देनी पड़ती है। कुछ शुरू में ज्यादा देनी पड़ती है, बाद में कम देनी पड़ती है, क्योंकि वो जो ग्राफ्ट लगाया है, किडनी दूसरी लगाई है, वो रिजेक्ट ना हो जाए। ऐसे केसेस में फंगस होते हैं। फंगस, ब्लैक फंगस तो एक अलग म्यूकोरमाइकोसिस है, इसके अलावा कैंडियासिस होते हैं, कई और फंगस भी होते हैं। इसका नाम ब्लैक फंगस क्यों रखा गया, आपको इसको बताना चाहूंगा पब्लिक के लिए, कि यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर की फंगस से ग्रोथ होती है जो नेजल के आसपास दिखाई देती है। तो एक जनरल फॉर्मूला बन गया म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको जाइगोमाइकोसिस पहले कहते थे कि ये ब्लैक फंगस है। दिस इज लाइक एनी अदर फंगस, बट दिस इज मोर डेंजरस फंगस देन अदर फंगस जो इन्फेक्शन होते हैं। हम लोग दवाइयां, ओरल टैबलेट्स भी होती है जो हम देते हैं फंगस के इन्फेक्शन के लिए। 80% पेशेंट ठीक हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शन। ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट की मौत होती है। जी जी। ये म्यूकोरमाइकोसिस इज मोर डेंजरस। ये कोविड के पेशेंट में ज्यादा देखा गया, जिनको हाई लेवल स्टेरॉइड दिए गए। वो दिए क्यों गए? ऐसा नहीं है गलत दिए गए, उनकी जान बचाने के लिए दिए गए। उनको, पेशेंट को जान बचाने के लिए दिए गए, बिकॉज उनका निमोनिया इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एंटीबायोटिक्स तो ओनली विल कवर द इन्फेक्शन, स्टेरॉइड विल कवर द बॉडी की इम्यूनिटी, क्योंकि हाइपर इम्यूनिटी होती है पेशेंट्स को, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। उसको रोकने के लिए ना हो, इसलिए स्टेरॉइड इंट्रावीनस दिए गए। लेकिन इंट्रावीनस स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट ये हुआ कि पेशेंट की खुद की इम्यूनिटी डाउन हो गई। जब इम्यूनिटी डाउन हो गई तो उसने जो फंगस इधर उधर है तो उसको कैच कर लिया और उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया। अब उसके स्टेरॉइड दिए गए थे उसको जान बचाने के लिए, अब फंगल भी हो गया, उसके लिए एम्फोटेरेसिन भी या कुछ और इंट्रावीनस एंटी फंगल मेडिसिन देनी पड़ती है। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है ऐसा पेशेंट कि जब आईसीयू में रहता है, इसका बचाव देखिए, सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू होते हैं। आईसीयू के अंदर अगर टोटल हम लोग उसको बार बार क्लीन करते रहे, टोटल हाइजीनिक मेंटेन कर रहे हैं कि फंगस वहां ना पहुंचे, तो आईसीयू में अटेंडेंस को इसीलिए अलाउ नहीं किया जाता। देखिए, आप देखेंगे आईसीयू में अटेंडेंस जाने से क्या होता है, वो अटेंडेंस नॉर्मल फंगस लेके चला जाएगा और बीमार व्यक्ति जिसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उसको हो जाएगा। तो रोकथाम तो यही है कि प्रिवेंट मिनिमम मैक्सिमम हाइजीन इन द आईसीयू। बिल्कुल, ये सवाल भी सर आपसे जरूर आगे पूछेंगे कि आखिर किस तरह से ब्लैक फंगस के खतरे को टाला जा सकता है, किस तरह से ब्लैक फंगस जो है उसको टालकर कम से कम मरीजों की जिंदगी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर बचाई जा सकती है। डायबिटीज़ वाले क्या कुछ सावधानी बरते, क्योंकि ये उनके लिए ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। सावधानी बताने के लिए डॉक्टर संजीव चौबे भी हैं। संजीव चौबे जी, हम चाहेंगे आप बताइएगा कि डायबिटीज़ वाले जो शुगर पेशेंट्स हैं, आखिर उन्हें कितनी सावधानी और किस हद तक सावधानी और कैसे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनका जो है हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर ज्यादा हो जाता है उसको कंट्रोल में रखें। दूसरी बात यह है कि शुगर अपना कंटिन्यूअसली चेक करते रहें पोस्ट कोविड होने के बाद। उसके बाद अगर स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उसका जुडिशियस यूज हो, ना कि जस्ट 4 टाइम्स 3 टाइम्स हम लोग दे रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, वो जो मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तक उनके साथ फॉलो करना ही है उनको। और जैसे ही कोई इनको साइन दिखता है, जैसे ही कोई इनको सिम्टम्स दिखता है,
तो इमीडिएटली वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन शुगर वाले मरीज को ज़्यादा कम से कम क्योंकि वो पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहता है, प्लस कोविड का एक अलग से लोड जाने से डबल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गया और स्टेरॉइड देने से तीसरी बार वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उनकी तो इम्यूनिटी बिल्कुल ही लगभग ना के बराबर है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो उनको ज़्यादा मतलब संभल के रहने की जरूरत है ताकि हम इसको बता सकें। जी, प्रोफेसर विवेक गुप्ता, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना इस वक्त में अब सभी जुटे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। जाहिर सी बात है ये 1 से 2 हफ्ते में तो हो नहीं सकता, इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि शुरुआत से ही हम अपने इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत करें कि ऐसी बीमारियों के वक्त में खुद को मजबूत कर सके। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम है, आखिर वो इससे कैसे बच सकते हैं? उन्हें किन किन सावधानियों का ध्यान में रखना की ज़रूरत आपको लगती है कि ये सावधानियाँ उन्हें अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करनी चाहिए? मैं क्विकली जवाब देना चाहता हूँ, डायबिटीज के बारे में बताऊंगा, फिर बताता हूँ इम्यूनिटी के बारे में। शुगर के जो पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी डायबिटीज हैं, जहां हमने मिथाइल प्रेडनिसोलोन दिया, जहां डेक्सामेथासोन दिया, स्टेरॉइड की जब जरूरत पड़ती है, उनका शुगर 300, 400, 500 तक पहुंच जाता है। मैंने कई पेशेंट देखे, वो घर में इलाज कर रहे हैं, देखिए ओरल स्टेरॉइड पे है, घर पे हैं, अब वो शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स काम नहीं करेंगे। इंसुलिन का रोल इमीडिएट आता है। मैं सारे पेशेंट जो मैं ऐसे इलाज कर रहा हूँ जो होम क्वारंटाइन में है, उनसे कहता हूं कि होम केयर नर्स रख लीजिए, नहीं रख पाए तो मैं सिखाता हूं उनको कि इंसुलिन लगाई जाए। अगर 300 से ऊपर शुगर आ गई है तो दीज आर द पेशेंट हु कैन गो टू म्यूकोरमाइकोसिस बिकॉज देन दे विल रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ऐसे पेशेंट्स को इंट्रावीनस इंसुलिन लगानी पड़ेगी, इसके लिए होम केयर नर्स और इंट्रावीनस कैथ लगाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि कुछ पेशेंट्स तो इसको चेक ही नहीं करते, स्टेरॉइड चल रहे हैं और रैंडम ब्लड शुगर चेक नहीं किया। मैं कहता हूं पहले ब्लड शुगर की मशीन खरीद लीजिए, आप सुबह शाम चेक करिए। अगर 300 के ऊपर जा रहा है तो इंसुलिन का यूज करिए, 400 के ऊपर जा रहा है तो इंट्रावीनस इंसुलिन दीजिए, फिर कंट्रोल करिए अंडर द सुपरविजन ऑफ योर लोकल फिजिशियन ऑन टेलीफोन। ये बहुत जरूरी है। अब आपने इम्यूनिटी की बात करी, इम्यूनिटी सिस्टम देखिए, बॉडी की इम्यूनिटी नॉर्मली सबकी अच्छी होती है, बच्चों में तो और ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो हम लोग शुरू से बता रहे हैं, हाई डोज ऑफ विटामिन सी, जो हम लोग 500 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, दैट इज नॉट इनफ। जो स्टडीज हुई है विटामिन सी की, वो 2 से 4 ग्राम विटामिन सी अगर आप रोज खाएंगे हफ्ते भर तक, तब आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी इंप्रूव करेगी। यानी कि 2 टैबलेट्स और 3 टैबलेट्स ट्वाइस डेली, ये होना चाहिए विटामिन सी। दूसरी बात, कोक्यू एंजाइम एक है जो अनयूज्ड है, ज्यादा यूज नहीं है, उसको भी यूज करें। तीसरा, जिंक तो होना चाहिए, कम से कम 30 मिलीग्राम जिंक होना चाहिए। जो भी विटामिन खा रहे हैं आप चेक कर लीजिए, इससे ज्यादा होना चाहिए और दिन में 2 बार खाइए। चौथी बात, जो आयुर्वेदिक एक अश्वगंधा के बारे में बताना चाहूंगा, इट्स अ वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर। आई एम एलोपैथिक फिजिशियन, बट हमारे फादर ने अश्वगंधा की रिसर्च करी थी 1986 में, डॉक्टर ML गुप्ता, उनके नाम से अभी भी रिसर्च अभी भी आ रही है। फर्स्ट टाइम ही प्रूव्ड दैट दिस इज एंटी कैंसरस प्लस इम्यून बूस्टर। अश्वगंधा का सेवन शुरू शाम करें, तो इस तरह 4-5 चीजें करेंगे और प्राणायाम करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। बिल्कुल सर, ये बहुत खास पॉइंट्स आपने यहाँ पर बताए हैं, क्योंकि जिंदगी अगर महफूज करनी है तो जाहिर सी बात है इन सभी बातों का बहुत ध्यान से हमें फॉलो करना होगा, इन सभी बातों को यहाँ पर समझना होगा कि आखिर किस तरह से ये तमाम चीजें जो हैं वो आपकी जिंदगी को महफूज करेंगे। डॉक्टर संजीव चौबे, यहाँ पर आपसे समझने की अवसर यही जानना चाहेंगे कि आखिर ब्लैक फंगस में फंसे हुए मरीज की जान बच किस तरह से सकती है? ब्लैक फंगस का आखिर इलाज क्या है? देखिए, इसको मैनेज करने के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि शुगर, अब जैसे ही जो डायबिटिक है और ओरल मेडिकेशन में, उनको इमीडिएटली दे शुड स्विच टू द इंसुलिन। इंसुलिन ज्यादा अच्छा एक्ट करता है और इंसुलिन बंद ना करें, उनको मेंटली एक्सेप्ट करना पड़ता है। बहुत लोगों को निडल फोबिया होता है, बहुत लोग ये सोच के चलते हैं कि इंसुलिन लास्ट रिसोर्ट, लेकिन आपके गाइडलाइन में इंसुलिन इज अ फर्स्ट रिसोर्ट, उसके बाद हम मेडिसिन की बात करते हैं। दूसरा है कि रिड्यूस द स्टेरॉइड, मतलब जितना भी हम हो स्टेरॉइड को GDC 10 दिन 8 दिन उसको देकर हम यूज करें। फिर जो आपका जो भी इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग, मतलब जैसे जो हम कुछ दवाइयां ऐसे होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करती हैं, वो दवाइयों को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद एज सच कोई एंटी फंगल प्रूवन नहीं है, लेकिन हम लोग आज के डेट में जी हाँ, इसमें टीम की भी जरूरत पड़ती है, जो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद सर, और अभी फिलहाल वक्त इतना ही है, लेकिन इन कम वक्त में भी आप दोनों ने ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों के मन में जो तमाम सवाल थे उनके जवाब दिए, उनका डर दूर किया, उनके अंदर की दहशत दूर की और उन्हें खुद को महफूज रखने के तरीके भी यहाँ पर बताए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।